प्रधानमंत्री ने टीएमसी को कानून और संविधान को कुचलने वाली पार्टी बताया। कहा, तृणमूल कांग्रेस और वाम दल एक ही थैली के चट्टे बट्टे। प्रधानमंत्री ने जलपाईगुड़ी की रैली में कहा, टीएमसी केंद्रीय जांच एजेंसियों पर कराती है हमले। पीएम मोदी का विपक्ष पर निशाना। इंडी गठबंधन देश विरोधी नफरती ताकतों का ठिकाना। बिहार के नवादा में कहा, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने पर कांग्रेस को हो रहा है दर्द। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में किया रोड शो। एनडीए के दिग्गज नेताओं का धुआंधार प्रचार अभियान। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संभाली दक्षिण की कमान। वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह, अनुराग सिंह ठाकुर और धर्मेंद्र प्रधान ने गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां। इंडी गठबंधन को लिया आड़े हाथ। इंडी गठबंधन के नेता भी चुनावी समर में उतरे। पुरुलिया में ममता बनर्जी ने भाजपा पर लगाए आरोप। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने किया चुनाव प्रचार। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर बिफरे। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने चुनाव आयोग पर ही उठाए सवाल। मुख्तार अंसारी के घर पहुंचे समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव। परिजनों से की मुलाकात। कहा, मुख्तार की छवि मीडिया में ठीक ढंग से नहीं की गई पेश। भाजपा ने बताया सियासी दौरा। कहा, अखिलेश यादव कर रहे हैं तुष्टीकरण की राजनीति। दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर सियासी पारा गर्म। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी का एक दिन का सामूहिक उपवास। भाजपा का केजरीवाल के खिलाफ शराब से शीश महल अभियान। और ब्रिटेन में कैथलीन तूफान से दर्जनों उड़ानें रद्द। यात्री एडिनबर्ग, बेलफास्ट, मैनचेस्टर और बर्मिंघम में फंसे। स्कॉटलैंड में उड़ानों के अलावा रेल और नौका सेवा भी प्रभावित। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की और सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब नीयत सही होती है, हौसले बुलंद होते हैं तो नतीजे भी मिलते हैं। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन भ्रष्टाचारियों का ठिकाना है। प्रधानमंत्री रविवार को बिहार और पश्चिम बंगाल में जनसभाएं करने के दौरान उन्होंने ये बातें कही। प्रधानमंत्री ने रविवार को बिहार और पश्चिम बंगाल में जनसभाएं करके इंडी गठबंधन पर ताबड़तोड़ हमले किए। पहले नवादा और फिर जलपाईगुड़ी में भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को लेकर कांग्रेस, राजद और टीएमसी सहित पूरा इंडी गठबंधन लगातार पीएम के निशाने पर रहा। बिहार के नवादा में प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि बिहार में एनडीए का परचम लहराने जा रहा है। राज्य में लालू राबड़ी राज की याद दिलाते हुए पीएम ने कहा कि एनडीए ने बिहार को उन हालात से बाहर निकाला है। इंडी गठबंधन को भ्रष्टाचारियों को बचाने का गठजोड़ बताते हुए पीएम ने कहा कि इसमें पीएम पद के लिए खींचतान मची हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडी के एक नेता तो जिद पकड़कर बैठ गए हैं कि उन्हें पीएम पद का चेहरा बनाया जाए, तभी प्रचार करेंगे। पीएम ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को तुष्टीकरण पत्र बताया। प्रधानमंत्री ने इंडी गठबंधन की मानसिकता को सनातन विरोधी बताया। पीएम ने कहा कि मोदी की हर गारंटी पूरी हुई है। मोदी ने भारत को आंख दिखाने वालों को सबक सिखाने की गारंटी दी थी। नतीजा, जो भारत को आंख दिखाते थे अब वो आटे के लिए भटक रहे हैं। मोदी ने गारंटी दी थी कि अयोध्या में राम लला का भव्य मंदिर बनेगा। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का शिखर आसमान छू रहा है।
पीएम ने नवादा और जलपाईगुड़ी दोनों जगह कांग्रेस अध्यक्ष के कश्मीर को लेकर दिए गए बयान पर हमला बोला। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजस्थान में एक जनसभा के दौरान 370 हटाने को जम्मू कश्मीर का मामला बताते हुए इसका दूसरे राज्यों में उल्लेख करने पर आपत्ति की थी। पीएम ने कहा कि ये बयान कांग्रेस की विभाजनकारी सोच को दिखाता है। आप ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के उस कोने को क्या लेना देना, उस कोने को क्या लेना देना, ये टुकड़े टुकड़े करने वाली गैंग का प्रताप है कि ये लोग ये भाषा बोलने लगे हैं। क्या ऐसी भाषा बोलने वालों को माफ किया जा सकता है? क्या शहीदों का अपमान सहन किया जा सकता है? कल कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि मोदी देश के दूसरे राज्यों में कश्मीर की बात क्यों करता है, दूसरे राज्यों का कश्मीर से क्या लेना देना। कांग्रेस के लिए कश्मीर कुछ नहीं, और उनका तो यही रहा है, कच्छथी भी उनके लिए कुछ नहीं, कश्मीर भी उनके लिए कुछ नहीं। लेकिन 140 करोड़ देशवासियों के लिए कश्मीर मां भारती का मस्तक समान है। प्रधानमंत्री ने जलपाईगुड़ी में बंगाल की ममता सरकार को जमकर घेरा। पीएम ने कहा कि ईडी ने भ्रष्टाचार के मामलों में जो संपत्तियां अटैच की हैं, उससे उन गरीबों का पैसा लौटाया जाएगा जिनका पैसा गया है। पीएम ने कहा कि टीएमसी चाहती है कि उसके तोलाबाजों और भ्रष्टाचारी नेताओं को आतंक का खुला लाइसेंस मिले। जब केंद्र की जांच एजेंसियां आती है तो टीएमसी उन पर हमले करती है, औरों से करवाती है। टीएमसी कानून और संविधान को कुचलने वाली पार्टी है। आप देखिए संदेश खाली में क्या हुआ, ये पूरा देश जान चुका है। अपने तीसरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई और तेज करने की गारंटी देते हुए पीएम ने कहा कि देश को अभी विकास की और नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। पीएम ने कहा कि मोदी की गारंटी से इंडी गठबंधन वाले इतना डर गए हैं कि अब वो इस पर बैन लगाने की बात करने लगे हैं। नवादा से कुमार आलोक और जलपाईगुड़ी से नीरज सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में भव्य रोड शो किया। प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए सड़कों पर भारी जन सैलाब उमड़ आया। लोगों ने प्रधानमंत्री पर फूलों की बारिश करके उनका अभिनंदन किया। लोगों ने जय श्री राम, भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगाए। प्रधानमंत्री ने सभी लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए आभार जताया। रोड शो में प्रधानमंत्री के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी थे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी लगातार चुनाव प्रचार में लगी हुई है। बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक जनता के बीच जाकर उनसे भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहा है। रविवार को जहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तमिलनाडु के चिदम्बरम में जनता को संबोधित किया, तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजस्थान के बीकानेर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। चुनावी समर में सभी राजनीतिक दल अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं। भाजपा और उनके सहयोगी दल अपने 10 सालों में हर वर्ग के लिए किए गए विकास और कल्याणकारी कार्यों के रिपोर्ट कार्ड के दम पर जनता के दरबार में हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तमिलनाडु के चिदम्बरम में भाजपा उम्मीदवार पी कार्थियायानी के समर्थन में प्रचार किया। जेपी नड्डा ने विरुधुनगर में भी जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस और डीएमके पर तमिल संस्कृति को कलंकित करने का आरोप लगाया। भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने राजस्थान के बीकानेर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया और देश में वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया। कांग्रेस एंड डीएमके हैव ऑलवेज टार्निश्ड the Tamil culture, the Sanatan culture. They have always tried to tarnish the traditions of Tamil civilization and culture, and they have also opposed the Singhol in parliament. एक देश एक चुनाव होना चाहिए, वन नेशन वन इलेक्शन। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ जी कोविंद के नेतृत्व में कमेटी बनाई और उस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट महामहिम राष्ट्रपति महोदया को सौंप दी। और मैं समझता हूं कि देश की जनता का इस संबंध में समर्थन प्राप्त होगा। वैसे कांग्रेस आदतन विरोध कर रही है। भाजपा के दिग्गज नेता अनुराग ठाकुर ने
हिमाचल प्रदेश के ऊना में एक जनसभा को संबोधित किया और कहा कि पीएम मोदी ने भारत की एक मजबूत नींव रखी है। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता धर्मेंद्र प्रधान ने मोदी सरकार द्वारा जनता के हित में किए गए कल्याणकारी कार्यों की बात की। ये 2 टर्म में मोदी जी ने भारत की मजबूत नींव रखी है ताकि विकसित भारत बना सके। मोदी जी पिछले 10 साल में तो वनडे की तरह खेले, 1 रन 2 रन 3 रन ऐसे करके लेते रहे। अब चौके छक्के लगाने का समय आया है। देश में मोदी जी के प्रति अटूट विश्वास अभी बना हुआ है। मोदी जी के ऊपर लोगों की भरोसा दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। अगर वो हमारा लिए चिंता करता है, दिन रात एक करता है, बारिश गर्मी ठंड को खातिर नहीं करता है, हमें उनके साथ देना चाहिए। एनडीए के सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने सनातन धर्म के खिलाफ बयानबाजी को लेकर इंडी गठबंधन और उनके सहयोगी पर हमला बोला। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान के भरतपुर में एक जनसभा में इंडी गठबंधन पर आतंकवादियों का समर्थन करने का आरोप लगाया। कश्मीर में धारा 370 समाप्त, पत्थरबाजी समाप्त। अब भारत की सीमाओं के अंदर कोई आतंकवाद को प्रश्रय नहीं दे पाएगा, नक्सलवाद को प्रश्रय नहीं दे पाएगा। नहीं तो कांग्रेस के लोग बेदम रहते थे। क्या कुछ नहीं कहा गया था डीएमके के द्वारा? सनातन धर्म को बीमारी तक से जोड़ दिया गया था, भगवान राम के अस्तित्व को नकारा गया था। जब सनातन को कोई गाली देता है आप खामोश रहते हैं, तो क्या ये मौन समर्थन नहीं है आपका? उधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंबा में रोड शो किया, जबकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर ही सवाल खड़े किए। उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को सिर्फ कागज का पुलिंदा करार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होनी है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में इंडी गठबंधन के नेता भी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने जहां पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में एक जनसभा को संबोधित किया, तो वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बरहामपुर लोकसभा क्षेत्र में लोगों से मुलाकात की। जनता को लुभाने के लिए इंडी गठबंधन पूरा जोर लगा रही है। गठबंधन के नेता अलग अलग प्रदेशों में जाकर लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिशों में जुटे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में चुनावी दंगल में इंडी गठबंधन के घटक दलों ने ममता बनर्जी के खिलाफ परचम लहरा दिया है। ममता बनर्जी ने पुरुलिया में रैली कर इंडी गठबंधन की मंशा पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, भाजपा, सीपीएम सब एक साथ मिलकर बंगाल में लड़ रहे हैं और तृणमूल की लड़ाई उन सभी से है। वहीं पश्चिम बंगाल में कांग्रेस अध्यक्ष और बरहामपुर लोकसभा क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी ने अपने क्षेत्र का दौरा किया और लोगों से बात की। बरहामपुर लोकसभा क्षेत्र से इस बार अधीर रंजन चौधरी को कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद है। तृणमूल कांग्रेस ने पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को इस सीट से मैदान में उतारा है। इंडियन अलायंस बांग्लाয় নেই, কংগ্রেসেও নেই, সিপিএমেরও নেই। সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপি বাংলায় একসাথে লড়াই করছে আর আমরা তৃণমূল কংগ্রেস, সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করছি। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा कि वह जब हमारे साथ थे तो पीएम के विरोध में बोलते थे, पर अब उनके साथ हैं। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अरविंद केजरीवाल के समर्थन में उपवास सभा को संबोधित कर केजरीवाल को एक सच्चा देशभक्त बताया, जबकि आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने चुनाव आयोग को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। यही मुख्यमंत्री जी कहते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। तो ऐसे व्यक्तियों का क्या मतलब है? जब भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के खिलाफ शिकायत करती है तो चुनाव आयोग 12 घंटे के अंदर अंदर नोटिस भेजता है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होती है शिकायत चुनाव आयोग में तो 48 घंटे बीतने के बाद भी चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी नोटिस नहीं निकलता है। राजस्थान में कांग्रेस की कैंपेन कमेटी तैयार हो गई है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट समेत 32 नेताओं के नाम शामिल हैं। गहलोत को कांग्रेस कैंपेन कमेटी पीसीसी राजस्थान का चेयरमैन बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और राजनीति को माफिया मुक्त बनाने और शासन को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन कई दलों का इतिहास रहा है कि जिन्होंने माफियाओं और दबंगों के लिए सत्ता के दरवाजे खोले, बड़े बड़े अपराधियों को विधायक और सांसद का चुनाव लड़वाया। बिहार की राजनीति में कई नाम रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भी। आज समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव गाजीपुर पहुंचे। उन्होंने माफिया से सफेद पोश बने मुख्तार अंसारी के परिजनों से मुलाकात की। 28 मार्च को अंसारी की मृत्यु कार्डियक अरेस्ट की वजह से बांदा जेल में हुई थी। अखिलेश यादव ने मुलाकात के बाद अंसारी को क्लीन चिट देने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि जैसी छवि दिखाई गई, मुख्तार वैसे नहीं थे। कभी कभी दूर बैठे लोग छवि नहीं पहचान पाते हैं, जब जमीन पर पहुंचते तो छवि जानी जाती है। जो छवि दिखाई गई है वो छवि नहीं थी। परिवार के कितने सदस्य रहे हैं, जैसा मैंने कहा, आपने मुख्तार अंसारी नाम लिया, उनके दादा, उनके नाना का योगदान क्या देश की आज़ादी में नहीं रहा? किन परिस्थितियों में, किन वजह से चीज़ें बदली, लेकिन समाज और परिवार, और खासकर ये परिवार आज भी गरीबों के दुख दर्द में शामिल है। क्या हमने आपने नहीं देखा? अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का पुराना इतिहास रहा है गुंडे माफियाओं का साथ देने का। आप याद करो, मुख्तार अंसारी ने जिस तरह से न जाने कितने घर तबाह किए हैं, कितने लोगों की हत्याएं की हैं, कितने लोगों के सिंदूर उजाड़े हैं, कितने विधवाएं बेचारी आज भी भगवान से प्रार्थना करती थी, उनके लिए न्याय मिला है। तब मैं कह सकता हूँ कि ऐसे लोगों की यहाँ भी सहानुभूति दर्शाना ये केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है। अखिलेश यादव जी की जो राजनीति है यह वोट बैंक की राजनीति है, और वोट बैंक की राजनीति को जनता ने नकार दिया है। राष्ट्रवाद और विकासवाद के रास्ते पर जब देश और प्रदेश चल पड़ा है तो तुष्टीकरण नहीं चलेगा, कमल खिलेगा और फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनेगी। मैं यह मानता हूं कि उनके मन में श्रद्धा है कि वोट बैंक, वोट प्राप्त करने का लालच है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि गाजीपुर लोकसभा हो और चाहे उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा हो, वहां भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के जो प्रत्याशी वही जीतेंगे। जम्मू कश्मीर में पीडीपी 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी नए अपने उम्मीदवार के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती अनंतनाग सीट से प्रत्याशी होंगी। पार्टी के युवा शाखा के अध्यक्ष वहीद पारा श्रीनगर से और सरताज मदनी बारामूला से उम्मीदवार होंगे। यानी घाटी में कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच तालमेल नहीं बन पाया है तो बात पुख्ता हो चुकी है। लेकिन पीडीपी ने जम्मू क्षेत्र की 2 लोकसभा सीटों उधमपुर और जम्मू में कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन करने की घोषणा की है। प्रदेश में 5 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण में 19 अप्रैल को उधमपुर सीट पर मत डाले जाएंगे। हुगली विधान लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी ने टीएमसी समर्थकों पर उनकी गाड़ी पर हमला करने का आरोप लगाया है। यह घटना बांसबेरिया में काली पूजा करने के दौरान घटी। शनिवार रात वे बांसबेरिया में काली पूजा करके लौट रही थी और उस दौरान काले झंडे लिए कुछ लोगों ने उनका विरोध किया और उनकी गाड़ी को चारों तरफ से घेरकर उन पर हमला किया। गाड़ी में घुसने का प्रयास भी किया गया। लॉकेट चटर्जी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की एक नेता और पार्षद इस दौरान वहां नजर आए। टीएमसी काउंसिलर वाइस चेयरमैन बांसबेरिया शिल्पी चैटर्जी एंड वहां का काउंसिलर 22 नंबर का रंजीत सरकार और बहुत सारा लोग, तो उनका नेतृत्व में यह हमला हुआ है। क्योंकि मैंने पूरा जो यहाँ का करप्शन है, माफिया गुंडा का करप्शन यहाँ पे पूरा चल रहा है, पूरा यहाँ पे जो लोग है वो मैं सामने लेके आ रही हूँ, इसलिए सब लोगों का डर है, टीएमसी डर हो गया, इसलिए मुझे मतलब मारने का मेरा मतलब ये सब कोशिश कर रहा है, मेरे ऊपर अटैक करने का कोशिश कर रहा है। और वहीं भाजपा ने इसे डराने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बाधा डालने वाला करार दिया है। पार्टी के नेता अर्जुन मुंडा ने निंदा की और कहा कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए आवश्यक है कि किसी के साथ ऐसी घटना ना हो। राजनीतिक दल कोई भी हो, यदि इस तरह के व्यवहार या इस तरह के आचरण अपनाते हैं तो उसकी लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। कोई भी दल का प्रतिनिधि यदि अपनी बातों को कहने के लिए जनता से संवाद करता है तो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण उनके ऊपर में हमला होता है, झंडे दिखाने का कोशिश करते हैं
तो मैं समझता हूँ कि देश की जनता और वेस्ट बंगाल की जनता भी इस बात को समझ रही है। और वहीं दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर सियासी पारा गर्म है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में जंतर मंतर पर सामूहिक उपवास किया, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने भी केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर प्रदर्शन किया। दिल्ली के पालिका बाजार में भाजपा ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं और दिल्ली पार्टी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ शराब से शीश महल अभियान चलाया। ये दो तस्वीरें ये समझने के लिए काफी हैं कि जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था तब मानो जनता के लिए नई उम्मीद की किरण जागी हो, लेकिन किसे पता था कि जो आदमी राजनीति से भ्रष्टाचार का दाग मिटाने आया था वो खुद उस भ्रष्टाचार में आकंठ डूब जाएगा। किसे पता था जो केजरीवाल पैरों में आम आदमी की तरह चप्पल, सादी कमीज और पैंट पहनते हैं वो सिर्फ दिखावा निकलेगा। जनता का कुछ भला हुआ या ना हुआ हो, मगर एक फ्लैट में रहने वाले केजरीवाल उसी जनता के पैसों से बनाए गए आलीशान शीश महल तक जा पहुंचे। जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर केजरीवाल ने सफलता की सीढ़ियां चढ़ी, आज उन्होंने उन्हीं नेताओं से हाथ मिला लिया। इस बीच दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर सियासी पारा गर्म है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में जंतर मंतर पर सामूहिक उपवास किया, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा भी केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर प्रदर्शन किया। दिल्ली के पालिका बाजार में भाजपा ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं और दिल्ली पार्टी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ शराब से शीश महल अभियान चलाया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की। अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार थे, ईमानदार है, ईमानदार रहेंगे। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री रहेंगे। ये हम अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का मॉडल दिखा रहे हैं। वो राजमहल जिसमें अरविंद केजरीवाल रहते हैं, जनता की गाड़ी कमाई का लूट का पैसा है। दिखाए ना अरविंद केजरीवाल की कैसे मैंने आपको लूट के इतना बड़ा राजमहल बनाया है। हिम्मत अरविंद केजरीवाल में? दिल्ली की जनता को लूटने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। इसलिए हमने कहा ये शराब से शीश महल तक की जो कहानी है, ये दिल्ली के भ्रष्टाचार की कहानी है जिसके दोषी अरविंद केजरीवाल। दिल्ली को जो धोखा दिया है, दिल्ली को लूटने का काम किया, उसके लिए दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी को लेकर पूरी दिल्ली में, पूरे देश में बहुत रोष है। आज आप दिल्ली के किसी भी हिस्से में जाइए, लोग रोक रोक कर पूछ रहे हैं केजरीवाल कब बाहर आएंगे, केजरीवाल कब जेल से रिहा होंगे, केजरीवाल कब बाहर आएंगे। क्यों? क्योंकि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं। दिल्ली के सभी लोग और देश भर के अलग अलग हिस्सों में लोग अरविंद केजरीवाल की रिहाई चाहते हैं। एक तरफ जन औषधि केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी अच्छी गुणवत्ता की सस्ती दवाइयां बंटवाते हैं, दूसरी तरफ केजरीवाल जी मोहल्ला क्लिनिक में नकली दवाइयां बंटवाते हैं। एक तरफ कोविड में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत में वैक्सीन बनवाते हैं और वो मुफ्त बंटवाते हैं, जीवन दान देते हैं। दूसरी तरफ केजरीवाल जी कोविड में शराब नीति बनाते हैं और अपना शीश महल खड़ा करवाते हैं। बीजेपी ने इस प्रदर्शन में एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की शराब की बोतलों के साथ फोटो लगाई गई है। इसके साथ ही भाजपा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर भी प्रदर्शन किया, जहां बीजेपी के नेता मुख्यमंत्री आवास के साथ सेल्फी लेते नजर आए। बीजेपी के सभी 7 सांसद उम्मीदवार भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं उधर पश्चिम बंगाल के भूपति नगर इलाके में अपनी हालिया कार्रवाई में किसी भी तरह की दुर्भावना से इनकार करते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अपने खिलाफ लगाए गए गैरकानूनी कार्रवाई के आरोपों को खारिज कर दिया है। एनआईए ने इस पूरे विवाद को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। एनआईए ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उसकी कार्रवाई प्रामाणिक, वैध और कानूनी रूप से अनिवार्य थी। एनआईए का कहना है कि उनके द्वारा की गई कार्रवाई चल रही जांच का हिस्सा थी। एनआईए भूपति नगर में हुए विस्फोट की जांच कर रही थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। यह घटना दिसंबर 2022 में हुई थी। एनआईए ने 6 जून 2023 को कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद जांच शुरू कर दी थी। एनआईए ने जानकारी देते हुए बताया कि शनिवार को मामले की जांच के सिलसिले में टनरुआबिला गांव में तलाशी लेने गए थे और उस समय उनकी टीम पर अनियंत्रित भीड़ ने हिंसक हमला किया था।
भारत की युवा पीढ़ी भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर सजग है और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में घरेलू उत्पादों के महत्व को समझती है। एक हालिया अध्ययन में ये बात सामने आई है कि देश में लोग घरेलू उत्पाद खरीदने में अधिक रुचि दिखा रहे हैं। अध्ययन में कई घरेलू ब्रांड के सीईओ ने कहा है कि युवा उपभोक्ता स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देते हैं। पिछले 3 से 4 साल के आंकड़े देखें तो घरेलू उत्पादों की खरीद में युवा वर्ग के खरीदारों की संख्या में उछाल आया है। मार्केट रिसर्चर नीलसन आईक्यू के अध्ययन की माने तो भारत में करीब 100 मिलियन युवा उपभोक्ता पारंपरिक धारणाओं से परे जाकर देशभक्ति का एक नया ट्रेंड स्थापित कर रहे हैं। वहीं काउंटर पॉइंट रिसर्च के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2023 में ट्रू वायरलेस स्पीकर की कुल बिक्री में स्थानीय ब्रांडों का योगदान 78% तक बढ़ गया है, जो 2020 में 48% था। स्मार्ट वॉच की कुल बिक्री में एप्पल, सैमसंग, वीवो और श्योमी जैसे वैश्विक दिग्गजों को पछाड़ते हुए स्थानीय ब्रांड्स का योगदान 2020 के 38% से बढ़कर 2023 में 95% रहा है। और फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में आईटीसी और HUL जैसी कंपनियां युवाओं को आकर्षित कर रही हैं। भारतीय ब्रांड वैश्विक ब्रांडों की तुलना में कम कीमतों पर अच्छी सेवा, व्यापक और रेंज पेश करते हैं, जिससे ये युवाओं की पहली पसंद बन रहे हैं। डिजिटलाइजेशन को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने भारत की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि जब मैं भारत गया तो मैंने डिजिटलाइजेशन को लेकर हो रहे काम को करीब से देखा, जिससे मैं बहुत प्रभावित हूं। उन्होंने कहा कि जब भी मैं भारत के बारे में सोचता हूं तो मुझे अतुल्य भारत याद आता है। जब मैं वहां था तब मैंने इसे देखा था। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि डिजिटलाइजेशन महत्वपूर्ण है। ये लागत को कम करता है और अर्थव्यवस्थाओं को ज्यादा कुशल बनाता है, चीजों को सस्ता भी बनाता है। डेनिस फ्रांसिस ने कहा कि ये सब भारत की अर्थव्यवस्था को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद कर रहा है। फ्रांसिस इस साल 22 से 26 जनवरी तक आधिकारिक यात्रा पर भारत में थे और इस दौरान उन्होंने नई दिल्ली में विदेश मंत्री अजय शंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक की और जयपुर और मुंबई की यात्रा पर भी गए। यात्रा के दौरान उन्होंने सरकारी अधिकारियों समेत लोगों से चर्चा की थी, जिसमें तकनीक और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे जैसा मुद्दा केंद्र में था, जिसके बाद से ही संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष भारत के डिजिटलाइजेशन मॉडल के मुरीद हो गए। और वहीं ब्रिटेन में कैथलीन तूफान आने से दर्जनों उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, जिससे यात्री एडिनबर्ग, बेलफास्ट, मैनचेस्टर और बर्मिंघम में फंसे रह गए हैं। मौसम कार्यालय द्वारा इंग्लैंड के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड तथा वेल्स के कुछ हिस्सों के लिए मौसम का येलो अलर्ट जारी करने के बाद ब्रिटेन के हवाई अड्डों पर 130 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। तूफान से पूरे ब्रिटेन में तापमान भी बढ़ गया है। मौसम अनुमान के अनुसार तूफान के कल तक जारी रहने की आशंका है। स्कॉटलैंड में उड़ानों के अलावा रेल और नौका सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। ईद उल फितर का पर्व मनाने के लिए बांग्लादेश के ढाका समेत अन्य शहरों से लोग अपने गांव और कस्बों के लिए निकल रहे हैं। ईद उल फितर के नजदीक आते ही हजारों लोग अलग अलग परिवहन के साधनों से अपने पैतृक गांवों और गृहनगरों के लिए रवाना होते देखे गए। ढाका में बड़ी संख्या में यात्री ढाका रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड की ओर जाते दिखे। उधर ढाका से सटे राजमार्ग के विभिन्न हिस्सों पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगने से घर जाने वालों को जाम में अत्यधिक देरी का सामना करना पड़ा। ईद के मौके पर लगभग 15 मिलियन लोग बांग्लादेश के अन्य हिस्सों की यात्रा कर सकते हैं। बता दें कि इस बार ईद की छुट्टी बांग्लादेश के एक अन्य राष्ट्रीय त्योहार पाहेला बोईशाख के साथ होगी। ऐसे में 10 अप्रैल से लगभग एक सप्ताह का सार्वजनिक अवकाश रहेगा। उधर बांग्लादेश की सड़क परिवहन और पुल मंत्री ओबैदुल कादर ने जनता को आश्वासन दिया है कि इस बार राजमार्गों पर यातायात की भीड़ नहीं होगी। आईपीएल की बात करें तो आईपीएल में आज का दिन के पहले मैच में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 29 रनों से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स के सामने जीत के लिए 235 रनों का लक्ष्य रखा था। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स की टीम 8 विकेट पर 205 रन ही बना सकी। ये मुंबई इंडियंस की आईपीएल के इस सीजन में पहली जीत है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।